हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें अभी हम लोग प्रस्थिति तथा भूमिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि प्रस्थिति का अर्थ, परिभाषा तथा विभिन्न विचारकों ने प्रस्थिति के बारे में क्या कथन कहे हैं, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी कड़ी में आगे हम लोग परिस्थिति तथा भूमिका में क्या संबंध पाए जाते हैं और परिस्थिति की बहुत सारे टर्म्स हैं, या ये कह सकते हैं कि परिस्थिति के बहुत सारे प्रकार हैं जिनको बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग तरीके से कहा है। तो आज हम लोग ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो समझेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का लेक्चर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक तथ्य, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं परिस्थिति और भूमिका से रिलेटेड। तो प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों के द्वारा होता है। तो ये हम सभी को पता है कि यदि समाज में कोई परिस्थिति है तो उससे संबंधित कोई भूमिका भी जरूर होगी। जैसे कि अगर पिता की परिस्थिति है तो पिता की परिस्थिति के साथ साथ पिता की भूमिका भी होती है, उसे पिता का रोल निभाना भी होता है। अगला पॉइंट है कि परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध अन्य व्यक्तियों के परिस्थिति एवं भूमिकाओं से होता है जो उनसे प्रभावित भी होती है। तो जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझे कि एक पिता की यदि समाज में परिस्थिति है तो उसको उससे रिलेटेड भूमिका भी निभानी पड़ती है। तो वो पिता आखिर में उसका अपना अस्तित्व तभी है जब उसकी कोई पुत्र या पुत्री होगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिस्थिति को या भूमिका को दूसरे परिस्थिति और भूमिकाओं के रेफरेंस में ही समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि एक परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सारे पिता जो होते हैं वो एक ही तरीके से बच्चे का पालन पोषण करते हैं या टेक केयर करते हैं। हर एक फादर की अपने ओन स्टाइल होती है, अपने तरीके से बच्चे की टेक केयर करते हैं। तो प्रत्येक जो परिस्थिति और भूमिका है उससे संबंधित उसकी अलग अलग तरीके से वो लोग अपने अपने तरीके से उसका निर्वाह करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होता है। तो प्रत्येक जो परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका है वो व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होता है। यहीं पे सेम एग्जाम्पल को हम लोग रखेंगे कि अगर एक पिता की परिस्थिति है, उससे संबंधित भूमिका है, तो वो उसके संपूर्ण सामाजिक पद में सिर्फ एक भाग है उसका, क्योंकि जो पिता है वो भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। तो इस प्रकार से वो कई सारे सामाजिक पदों में जो परिस्थिति और भूमिका है वो किसी एक भाग को इंडिकेट करता है। व्यक्ति समाज में एक साथ कनेक्ट परिस्थितियां प्राप्त करता है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, मिस टाइपिंग, थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। ये है कई परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही भूमिका निभाता है। तो जैसे कि जब एक पिता की परिस्थिति में रहेगा तो पिता की तरह भूमिका निभाएगा, वो खुद एक अगर पुत्र की परिस्थिति में है तो एक पुत्र की तरह, एक डॉक्टर की यदि परिस्थिति में है तो एक डॉक्टर की तरह भूमिका निभाएगा। तो इस तरीके से व्यक्ति जो होता है एक साथ कई सारी परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर जो है वो मरीज के साथ एक पुत्र की या पिता की भूमिका निभाएगा। परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। तो किसकी कैसी परिस्थिति है समाज में और उसके अनुसार भूमिका क्या है, तो इसके आधार पर जो संपूर्ण समाज है, हमें एक सोसाइटी जो दिखती है वो विभिन्न परिस्थिति समूह में बटी हुई होती है। जैसे कि अगर बात करें डॉक्टर्स की एक अलग स्टेटस है तो उस तरीके से डॉक्टर्स का एक अलग ग्रुप हो जाता है।
इंजीनियर्स का एक अलग ग्रुप हो जाता है, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके एक अलग ग्रुप हैं, वहीं पे जो श्रमिक वर्ग है उनके एक अलग ग्रुप हैं, या फिर हम क्लास में अगर देख लें तो जो हायर क्लास है, मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, ये सभी के सभी अपने अपने ग्रुप में बटे हुए होते हैं। और इन परिस्थिति समूहों के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमें ग्रुप में बटे हुए दिखेंगे लोग कि हाँ किस लेवल पे कौन से लोग हैं, तो इसके अनुसार हम उस समाज की क्या विशेषता है, खासियत है, उसको हम समझ सकते हैं। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है जो कि संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, और ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग जुड़ी हुई होती है, उसी के साथ हम देखते हैं। जैसे कि अगर भारत के रेफरेंस में देखें तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें या जैसे अमेरिका है या यूरोप में हम बात करें महिलाओं की स्थिति, तो उससे हमारे भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी निम्न पाई जाएगी। तो वो जो है जो भी मूल्य प्रतिष्ठा किसी परिस्थिति से जुड़ी हुई होती है वो वहाँ की संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती है। एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि कोई एक अच्छा पति है तो वो एक अच्छा पुत्र बन जाए, या फिर वो अगर उसी समय में एक अच्छा शिक्षक है या फिर डॉक्टर है, जो भी है, तो एक अच्छा डॉक्टर हो। या ये नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर है तो वो एक अच्छा पुत्र या पति बने। तो इस प्रकार से जो कई सारी परिस्थितियां किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई दिखती हैं, वो जरूरी नहीं है कि सभी परिस्थितियों का उतनी ही योग्यता और कुशलता से निर्वाह करेगा। समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है, जो कि उदग्र या क्षैतिज रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे परिस्थिति जब हम लोगों ने समझा कि आखिर में ये तो व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ होता है कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्टेटस होता है समाज में, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के बेस पे जब हम सोसाइटी को कैटेगराइज करते हैं तो यहीं पे हमें सामाजिक संस्तरण अर्थात हायरार्की देखने को मिलता है, और इसी के कारण हमें विभेदीकरण समाज में देखने को मिलता है, जो कि उदग्र हो सकता है या फिर क्षैतिज रूप में भी हो सकता है। परिस्थितियों की संगठन की बात करें यदि, तो समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने एवं उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का हम मूल्यांकन जो करते हैं कि फला व्यक्ति कैसा है या क्या है नहीं है, उसकी सोसाइटी में कितनी इज्जत है नहीं है, तो उसको समाज में कैसी परिस्थिति मिली हुई है और उससे संबंधित वो कैसी भूमिका निभाता है, इस पे निर्भर करता है। परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है। तो वे आप लोगों को ये तीनों याद रखना है, क्योंकि ये तीनों की तीनों एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ये भी पूछ दिया जाता है कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो ऑफिस है, स्थिति संकुल है और स्तर है। यहाँ पे आखिर में इन तीनों का मीनिंग क्या है ये हम लोग समझेंगे। पहले ये आप लोगों को याद रखना है कि ऑफिस, स्थिति संकुल और स्तर जो है ये किंग्सले डेविस के द्वारा परिस्थिति से संबंधित दी गई अवधारणा है। अब ऑफिस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो डेविस का मत है कि सामाजिक परिस्थितियों का संबंध जनरीतियों एवं रूढ़ियों से होता है। ये सामान्य होती हैं तथा इनका ज्ञान सभी को होता है। अर्थात समाज में परिस्थिति दी गई है तो ये सबको पता रहता है कि हाँ परिस्थिति क्या है, किसका समाज में स्टेटस कैसा है। वहीं पे दूसरी ओर कुछ परिस्थितियों का संबंध विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं, समितियों एवं संगठनों से होता है, जिनका दायरा सीमित होता है और जिनका ज्ञान थोड़े से व्यक्तियों को ही होता है। तो अगर जैसे बात करें कि एक सिविल इंजीनियर की बात करते हैं कि समाज में उसको परिस्थिति सिविल इंजीनियर की दी गई है, तो एक जो सिविल इंजीनियर है जो कि किस प्रकार से बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर बनते हैं या उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरतें होंगी, उसको कैसे वो समझता है,
वो काम एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर साइंस का जो इंजीनियर है उसको उतनी बखूबी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने उसके बारे में नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो विशिष्ट सामाजिक संस्थाएं होती हैं, समितियां होती हैं या फिर संगठन होते हैं, इनमें पर्टिकुलर एक किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान किसी को प्राप्त होता है और ऐसी परिस्थितियों के लिए ऑफिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग एकदम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो कहते हैं कि मेरे पापा ऑफिस गए हैं या मेरे भैया ऑफिस गए हैं। अर्थात ये है कि जो काम वो करते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता है, एक आम पब्लिक उस चीज़ को उसी तरीके से नहीं कर सकती है। तो ऑफिस शब्द जो है वो ऐसी परिस्थितियों के लिए किया जाता है, समाज में दी गई हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक सिविल इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक कोई भी स्पेसिफिक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ अगर पोस्ट है तो उसको हम ऑफिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए। एक ऑफिस पर होने से एक व्यक्ति को परिस्थिति भी प्राप्त होती है, जैसे कि एक सिविल इंजीनियर की बात की है हम लोग, किंतु प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति को ऑफिस प्रदान नहीं करती है। तो ये आप सभी को, जैसे कि अगर हम एक पिता की भूमिका ले लें या फिर ये बोलें कि किसी व्यक्ति की समाज में ब्राह्मण की परिस्थिति है तो उसको वो परिस्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उसको समाज में वो परिस्थिति दी गई है, लेकिन उसको वो ऑफिस नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसको उससे रिलेटेड स्पेसिफिक जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर एक सिविल इंजीनियर है और उसको स्पेसिफिक उससे नॉलेज है और वो ब्राह्मण भी है, तो उसको वो सामाजिक परिस्थिति भी मिल रही है और ऑफिस भी उसके साथ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा कि प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति को ऑफिस नहीं प्रदान करती है। एक पद की परिस्थिति एवं ऑफिस दोनों ही हो सकते हैं। किसी एक पद के लिए उसकी परिस्थिति भी हो सकती है, उसकी ऑफिस भी हो सकती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर का पद जो है वो ऑफिस एवं परिस्थिति दोनों ही है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर समाजशास्त्र का कोई प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर का पद भी मिल रहा है। तो ये जो प्रोफेसर का पद है ये एक ऑफिस भी हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र जो उस प्रोफेसर को पता है, वो पॉलिटिकल जो साइंस का प्रोफेसर होगा उसको नहीं पता रहेगा। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र के प्रोफेसर का जो पद है उसको हम ऑफिस और परिस्थिति ये दोनों उसमें देखने को मिल रही है कि समाज के द्वारा बताया भी गया कि एक प्रोफेसर है और किस चीज़ का प्रोफेसर है, समाजशास्त्र का प्रोफेसर है, तो वो उसका ऑफिस भी हो जाता है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऑफिस और परिस्थिति ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। परिस्थिति हर किसी के लिए होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कुछ ना कुछ परिस्थिति होता है, लेकिन ऑफिस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्थिति संकुल क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो डेविस कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज में केवल एक ही परिस्थिति या ऑफिस ग्रहण नहीं करता है, वरन अनेक परिस्थितियां एवं ऑफिस ग्रहण करता है। व्यक्ति द्वारा प्राप्त इन विभिन्न परिस्थितियों एवं ऑफिसों के योग को स्थिति संकुल कहते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्तर यहीं से प्रारंभ हो गया है, स्तर यहाँ से होना चाहिए था नेक्स्ट लाइन से, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो विभिन्न हमें समाज में परिस्थिति और ऑफिस मिलते हैं उनका अगर हम योग ले लें तो सारे का योग जो होता है वो स्थिति संकुल कहलाता है। अब स्तर क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो स्तर का संबंध एक ही प्रकार की स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से है। अर्थात एक स्थिति संकुल के हमें अलग अलग ग्रुप में लोग दिखेंगे तो वही जो है हमें स्तर का निर्माण करता है और उसी को हम स्तर कहते हैं। तो स्तर का संबंध एक प्रकार की स्थिति संकुल प्राप्त करने वाले विभिन्न लोग
जो बहुत सारे लोग हैं और एक ही टाइप के, जैसे कि अगर बहुत सारे इंजीनियर्स का ग्रुप है, बहुत सारे डॉक्टर्स का ग्रुप है, बहुत सारे टीचर्स का ग्रुप है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का ग्रुप है, तो इस प्रकार से ये एक स्तर का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया गया सभी क्लर्क, तो जो सभी क्लर्क होंगे या फिर अध्यापक होंगे या पूंजीवादी सारे लोग हैं, ये मिलके अलग अलग समाज में स्तरों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम श्रमिक वर्ग बोल सकते हैं, डॉक्टर का वर्ग बोल सकते हैं, इंजीनियर का बोल सकते हैं, टीचर्स का बोल सकते हैं। तो अलग अलग जो हमें ये ग्रुप दिखाई देते हैं, ये समाज में एक स्तर का निर्माण करते हैं। अगर हम श्रमिक वर्ग की बात करें तो ये जो पूंजीपति लोग हैं उनकी जगह नहीं ले सकते हैं। तो दोनों में हमें एक बीच में डिफरेंस दिखाई देता है, एक गैप दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, जो श्रमिक वर्ग हैं उनका अपना एक अलग लेयर है और जो पूंजीपति वर्ग हैं या बिजनेसमैन ग्रुप हैं उनका अपना एक अलग लेयर है। तो इस तरीके से समाज में हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। यह समाज में स्तरीकरण को जन्म देता है। तो यहीं पे हमारा अगर स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो समाज में जो अलग अलग परिस्थिति के लोग हमें दिखाई देते हैं, इन्हीं से स्तरीकरण का जन्म होता है। एक स्तर के लोगों के जो स्वार्थ होते हैं, समस्याएं होती हैं, विश्व दृष्टिकोण जो होते हैं वो समान होते हैं। अगर सभी श्रमिक मजदूर जो वर्ग है उनसे बात करें तो वो अपनी समस्याएं एक जैसी बताएंगे, लेकिन वहीं पे अगर पूंजीपति वर्ग से हम बात करेंगे तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी दुनिया को देखने का नज़रिया है, तो एक जैसे विचार उनके नज़र आएंगे और उसमें दृढ़ता भी दिखाई देती है। तो इसी के कारण से उन लोगों में काफ़ी यूनिटी होती है। अगर श्रमिक वर्ग में देखा जाए तो एक अलग यूनिटी दिखेगी, वहीं पे अगर बिजनेसमैन का ग्रुप देखा जाए तो उनके में एक अलग यूनिटी दिखेगी। या फिर टीचर्स की बात करें तो अगर सारे अध्यापकों की बात करें तो उनकी अपनी एक अलग यूनिटी दिखती है। एक स्तर के लोग दूसरे स्तर के लोगों से अपनी रक्षा के लिए नियम एवं संगठन बनाते हैं, उनमें एकता पाई जाती है जिसे दृढ़ता या स्थिति समूह दृढ़ता कहते हैं। तो ये हो गया 3 जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं किंग्सले डेविस ने। तो इन्होंने किस तरीके से समझाया है कि आखिर में छोटे लेवल से ले चलते हैं कि ऑफिस है, ऑफिस के बाद स्थिति संकुल है, विभिन्न समाज में जो परिस्थितियां या ऑफिस हमें दिखती हैं एक व्यक्ति से संबंधित, तो स्थिति संकुल का निर्माण करती हैं। और जो बहुत सारे स्थिति संकुल एक तरीके के होते हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, तो उससे स्तर का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जब बात परिस्थिति की हो रही है तो इसी से मिलते जुलते और भी 2-3 टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रतिष्ठा किसे कहेंगे, सम्मान किसे कहेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि हम लोग इसे आम बोलचाल की भाषा में एक ही मीनिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान एक जैसे ही हम मानते हैं। बट इसमें अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें स्पेसिफिक, तो इसमें डिफरेंस पाया जाता है। और बेसिक डिफरेंस इसमें क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। नहीं तो अगर नहीं हम लोग पता रहेगा तो इसीलिए जो आंसर्स होते हैं वो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगा देते हैं। तो प्रतिष्ठा क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। समाज में प्रत्येक परिस्थिति की एक प्रतिष्ठा होती है, एक मूल्य होता है। तो समाज में प्रत्येक जो परिस्थिति है प्रत्येक व्यक्ति की उससे जुड़ी प्रतिष्ठा होती है और एक मूल्य होता है। समाज में किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम दिया जाता है, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतिशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। समाज ही किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन कर उसे कम या अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है। तो जैसे कि अगर हम लोग अपने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो कितना भी अगर हम कुछ भी चेंजेस कर लें अपने माइंड को या समाज में हम सोचें कि चेंजेस हो जाए, लेकिन जो हमारे भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसमें ये देखेंगे कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको उच्च स्थिति प्राप्त होती है। भले उनकी कुशलता उतनी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन उनको समाज के द्वारा उच्च स्थिति दी गई रहती है। तो इस प्रकार से ये जो समाज होता है यही किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन करके और उसको कम या अधिक
प्रतिष्ठा प्रदान करता है। तो ये जो होता है वो समाज में स्थिति से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि ब्राह्मण की बात मैंने की, तो ब्राह्मण है, और वहीं पे अगर शूद्र की बात करें तो इन दोनों लोगों को समाज में अलग अलग स्थिति दी गई है और दोनों की उसी अनुसार प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात सम्मान की करते हैं तो एक ही स्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते हैं। अतः उनकी प्रतिष्ठा समान होते हुए भी उनके सम्मान में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सभी ब्राह्मणों की बात यदि कर लें ब्राह्मण समाज में, तो क्या सभी ब्राह्मण को हम एक ही कैटेगरी में खड़ा करते हैं? नहीं करते हैं। उनकी योग्यता क्या है, उनकी कुशलता क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, उनकी भूमिकाएं क्या हैं समाज में, उसके अनुसार उनको सम्मान दिया जाता है। इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, डीएम की बात करें, तो जितने ज़िले में डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके क्या सभी को सम्मान एक जैसा दिया जाता है? जो लोग अपने ज़िला में अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे डीएम होते होंगे उनको वहाँ के लोग बहुत सम्मान देते होंगे। या फिर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें और वहाँ पे सभी जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, तो उसमें से देखने को मिलेगा कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चे अपने आप ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सम्मान देते हैं कंपेयर टू अदर्स टीचर या फिर प्रोफेसर्स। तो आखिर में पद सबका समान है, सभी के सभी प्रोफेसर्स हैं या फिर सभी के सभी टीचर्स हैं, लेकिन किसी एक को दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा सम्मान देना जो होता है, उनकी वो पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना कर्तव्य कैसा वो निभा रहा है, वो अपने दायित्वों को कैसे निभा रहा है, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन वो कैसे कर रहा है, उसी बेस पे जो समाज होता है या जो लोग होते हैं उसको सम्मान देते हैं। प्रतिष्ठा उनकी समान है, सभी के सभी वहाँ पे एज अ प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको प्रतिष्ठा समान होते हुए भी सम्मान अलग अलग दिया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि सम्मान जो होता है वो व्यक्ति के उत्तरदायित्व से डिपेंड करता है, जबकि प्रतिष्ठा जो होती है वो परिस्थिति से जुड़ी हुई होती है। श्रेणी क्या होती है? तो समाज में पाई जाने वाली समान प्रतिष्ठा वाली स्थितियों की समग्रता को ही श्रेणी कहा जाता है। तो जो समान प्रतिष्ठा वाली स्थितियां होती हैं, अब जैसे कि सारे प्रोफेसर्स हैं तो उनकी अपनी एक श्रेणी है, सारे डॉक्टर्स हैं तो उनकी अपनी एक श्रेणी है। श्रेणी ही समाज में स्तरीकरण की प्रकृति को तय करती है और यह बताती है कि व्यक्ति किस सीमा तक अपनी परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। तो बहुत बार ऐसा हम देखेंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने टैलेंट के बेस पे अपनी परिस्थिति को समाज में बदल भी लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बताती है कि व्यक्ति किस सीमा तक अपनी परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन कर सकता है। जो श्रेणी होती है वही हमें बताती है कि हम किस लेवल पे हैं आज और अपने आप को हम चेंज करके किस लेवल पे ले जा सकते हैं। क्योंकि जब हमें श्रेणी ही नहीं पता रहेगा कि हम किस श्रेणी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम दूसरी श्रेणी में जाने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रेणी ही डिसाइड कर पाती है कि जो हमारी खुद की परिस्थिति एवं भूमिका है उसमें हम किस हद तक परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे परिस्थिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे और किन किन विचारकों ने इसके बारे में बात की है तो उसको हम लोग देखेंगे। ये जो हैं सब ये एग्ज़ाम की में ये कहें कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं जिनका सीधे सीधे रिलेशन होता है कि परिस्थिति प्रतीक का कॉन्सेप्ट या अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। परिस्थिति प्रतीक स्टेटस सिंबल की बात मार्टिनडेल कहते हैं
कई बार कुछ परिस्थितियों को उनके प्रतीकों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये प्रतीक उनके पोशाक हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स के होते हैं, नर्सिस के होते हैं, या फिर इंजीनियर्स के अपने यूनिफॉर्म अलग से होते हैं, या फिर हम बोलें कि पुलिस के हम देखेंगे तो इनके अपने पोशाक से ही हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। या फिर बैज होता है, श्रृंगार के साधन अथवा कोई भी भौतिक सांस्कृतिक तत्व आदि हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एक कोई गुजराती कल्चर का हमें दिख जाए, या फिर राजस्थानी कल्चर का दिख जाए, या फिर हमें नॉर्थ ईस्ट साइड से अगर हम बोलें सिक्किम या फिर त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ से अगर कोई दिख जाए तो इतना समझ में आ जाता है कि अच्छा, ये लोग जो हमें अगर देखें नॉर्थ साइड का या यूपी बिहार के यहाँ के लोग तो नहीं दिखते हैं, ये लोग कहीं दूसरी जगह से हैं या फला कल्चर से बिलोंग करते हैं। मुख्य परिस्थिति की स्टेटस की बात E.T. हिलर करते हैं। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, किंतु इनमें से किसी एक का ही अधिक महत्व होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां प्राप्त करता है, जैसे कि किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, तो लेकिन अगर वही व्यक्ति एक डॉक्टर भी है तो वो लाइफ टाइम के लिए वो डॉक्टर की भूमिका में होता है। तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी परिस्थिति होती है व्यक्ति की जो कि उन सारी परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसी को मुख्य परिस्थिति कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट E.T. हिलर के द्वारा दिया गया है। बीर स्टीड ने एक कथन कहा है। इन्होंने कहा है कि प्रमुख परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी होता है। इसको आप लोग कट कर दीजिएगा। ध्रुवीय या प्रस्थिति संबंध या फिर इसे युग्म प्रस्थिति भी कहते हैं। पोलर आर स्टेटस रिलेशंस आर पेयर्ड स्टेटस। तो पेयर्ड स्टेटस की बात हो रही है। या फिर ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम वर्ल्ड का मैप ले लेते हैं तो ये अगर हमारा नॉर्थ पोल है तो ये हमारा साउथ पोल है, लेकिन इन दोनों का अस्तित्व जो है वो यहाँ से एक दूसरे से जुड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो ये एक मिनट मैं इसको सही से कर देती हूँ ड्रॉ। ये अगर वर्ल्ड का मैप है तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, अर्थात दोनों अपोजिट रिलेशंस में दिखते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ध्रुवीय या फिर प्रस्थिति संबंध की बात होती है, रिलेशन की बात होती है, या फिर युग्म प्रस्थिति। इसका कॉन्सेप्ट बीर स्ट्रीट के द्वारा दिया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि कुछ प्रस्थिति संबंधों का उल्लेख इन्होंने किया है और इन्होंने कहा है कि कई प्रस्थितियाँ जोड़ी के रूप में होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि जैसे नॉर्थ साउथ की बात मैंने की तो कुछ परिस्थितियाँ जो होती हैं जोड़ी के रूप में होती हैं, जैसे कि माता पिता, तो माता पिता की अपनी एक जोड़ी है और माता पिता के साथ संतान की भी अपनी एक जोड़ी है। किराएदार मकान मालिक की जोड़ी होती है, भाई बहन का संबंध होता है, डॉक्टर मरीज का होता है, वैसे ही दुकानदार ग्राहक का होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी हमें परिस्थितियाँ दिखती हैं जो कि युग्म के रूप में होती हैं, अर्थात जोड़े के रूप में होती हैं। और ये कॉन्सेप्ट दिया है बीर स्ट्रीट ने। प्रधान परिस्थिति अर्थात मास्टर स्टेटस, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है एवरेट ह्यूजेस के द्वारा और इन्होंने कहा है कि ये जो होता है प्रदत्त परिस्थिति होती है। और जैसे कि अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो जाति व्यवस्था है, इसमें अगर हम जाति की बात करें तो जो कि हमें जन्म से ही मिल जाती है, ये प्रधान स्थिति में आती है, क्योंकि हम अपने लाइफ में चाहे जितनी परिस्थितियों को चेंज कर लें लेकिन ये चेंज नहीं होती है, ये हमारे साथ ही रहती है। तो इसी को इन्होंने प्रधान परिस्थिति कहा है। वहीं पे बात परिस्थिति असंगतता तथा परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की बात अर्थात स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसी और स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन की बात गेरहार्ड लेंस्की ने की है। परिस्थिति संघर्ष, बहुल परिस्थिति, इन दोनों कॉन्सेप्ट को राल्फ लिंटन ने दिया है। इसे स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट और स्टेटस मल्टी स्टेटस या फिर इसे क्लस्टर स्टेटस भी ये कहते हैं। ये
गुच्छा प्रस्थिति भी इसे कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बहुत सारी प्रस्थितियों का अगर एक साथ कॉम्बिनेशन हम ले लें तो उसको हम मल्टी स्टेटस या फिर क्लस्टर स्टेटस कहते हैं। परिस्थिति तनाव अर्थात स्टेटस स्ट्रेन, ये कॉन्सेप्ट पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। परिस्थिति कुंठा, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कोहेन के द्वारा दिया गया है। और द डेलिक्वेंट वॉयस जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, इसी बुक में इन्होंने परिस्थिति कुंठा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति क्रम, वेरी इजी स्टेटस सेट और स्टेटस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट मर्टन के द्वारा दिया गया है। परिस्थिति प्रतिष्ठा जो कि स्टेटस प्रेस्टीज कहा जाता है, ये वार्नर के द्वारा दिया गया है और इसी को इन्होंने परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत कहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। परिस्थिति अस्थिरता अर्थात स्टेटस अनस्टेबिलिटी, ये मेटा स्पेंसर के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो एक एक जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग हालांकि पता होगा कि ये सारे के सारे जो परिस्थिति के रूप हैं ये क्या हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जस्ट इसका समरी मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आप लोगों को ईजिली याद हो सके और सारे कंटेंट एक पास में मिल जाएं। परिस्थिति समूह की बात मैक्स वेबर ने की है, तो ये आप सभी को पता होगा पहले से ही। परिस्थिति संक्रमण, ये जो है वान गैनप के द्वारा दिया गया है। अंतर्वर्ती परिस्थिति की बात, ट्रांजिशनल स्टेटस, तो इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशनल स्टेटस वो होता है कि जैसे एक स्टेटस से हम दूसरे स्टेटस में जाने वाले होते हैं लेकिन अभी गए नहीं रहते हैं। दोनों के बीच की कंडीशन, जैसे कि एक लड़की की अगर शादी तय हो जाती है तो शादी तय हो गई है, शादी हुई नहीं है और वो शादी से पहले की भी स्टेज में नहीं है, अर्थात इंगेजमेंट मान लेते हैं हो गया, सगाई हो गई, तो ना तो वो शादी से पहले की स्टेज में ना ही शादी के बाद की स्टेज में, दोनों के बीच की कंडीशन जो होती है उसी को ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं, स्टेटस कहते हैं। तो ये अंतर्वर्ती परिस्थिति में बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल बस आप लोग समझिएगा कि अगर किसी की सगाई हो गई है तो वो ट्रांजिशनल स्टेटस में है। स्थिति परक परिस्थिति अर्थात सिचुएशनल स्टेटस क्या होता है, तो सिचुएशनल जो स्टेटस होता है इसमें हम ये क्षणिक होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि हम जर्नी कर रहे हैं तो ट्रेन में एक सफ़र जब हम कर रहे हैं उस समय एक पैसेंजर के रूप में हम 2 घंटे 4 घंटे के लिए एक अलग भूमिका में होते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद से फिर हमारी जर्नी जब कंप्लीट हो जाती है हम उतर के चले जाते हैं। तो ये जो होती है स्थिति परक परिस्थिति होती है, इसको सिचुएशनल स्टेटस कहते हैं। परिस्थिति संघर्ष एवं विपर्य, तो ये आखिर में ये क्या होता है, एक मिनट, हाँ, परिस्थिति संघर्ष एवं विपर्य, विपर्य का अर्थ ये होता है रिवर्सल या रिवर्सिबल बोल सकते हैं, मतलब कि उसका अपोजिट। तो जब एक ही व्यक्ति 2 प्रकार की परिस्थितियां धारण किए हुए होता है जिसके मानदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं, 2 परिस्थितियां उसने धारण की हुई है और दोनों का बिल्कुल कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं और एक के मानदंडों का पालन करने पर दूसरे के मानदंडों की अवज्ञा होती है या अवमानना होती है, तो यह स्थिति परिस्थिति संघर्ष कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि भारत में एक राज्य कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। ये पता है कि कोई भी हमारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इस तरीके से कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा पार्टी के चुनाव का प्रचार प्रसार का चल रहा है तो उसमें वो भाग नहीं ले सकता है, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर उसे देश का नागरिक होने के नाते ऐसा करने का अधिकार है, तो अधिकार है लेकिन वो कर नहीं सकता है। तो ये जो होती है परिस्थिति संघर्ष की स्थिति होती है। परिस्थिति प्रतिमान एवं परिस्थिति क्रम, तो आप सभी को पता है कि ये जो है आर.के. मर्टन के द्वारा दिया गया है और एक ही समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियां धारण करता है, उसे ही मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान कहा है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो डॉक्टर हो सकता है, उसी समय में पिता है, पुत्र है, भाई है एवं मामा आदि सभी परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है और ये सभी मिलकर उसके परिस्थिति प्रतिमान को बनाते हैं।
एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक करके कई परिस्थितियां समाज में प्राप्त करता है। इसी परिस्थिति क्रम या परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि एक छात्र आगे चलकर क्लर्क बनता है, छात्र किससे उसकी परिस्थिति चेंज हो गई, क्लर्क बन गया, बाद में वो एक अधिकारी बनता है और फिर इन फ्यूचर वो मंत्री बनता है। तो ऐसे सभी पद जो होते हैं उसे एक के बाद एक प्राप्त होते हैं और ये ही उस व्यक्ति का परिस्थिति क्रम बनाते हैं। तो ये परिस्थिति प्रतिमान एवं परिस्थिति क्रम है कि एक व्यक्ति एक समय में जो विभिन्न परिस्थितियों को धारण किए हुआ है तो उसे परिस्थिति प्रतिमान कहेंगे, और वहीं पे एक ही व्यक्ति जो है वो अलग अलग समय पे अपनी परिस्थिति को चेंज करके अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त कर रहा है तो उसे हम परिस्थिति क्रम या परिस्थिति श्रृंखला कहेंगे। सामाजिक परिस्थिति के प्रकार कितने होते हैं, तो सन 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में राल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली दो परिस्थितियों की विवेचना किए हैं। इन्होंने बताया है कि दो प्रकार की परिस्थिति पाई जाती है, पहली प्रदत्त और दूसरी अर्जित परिस्थिति। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखेंगे। तो जो प्रदत्त परिस्थिति है, ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है। तो प्रदत्त परिस्थिति का मतलब ही है कि हमें जन्म के साथ ही जो परिस्थिति समाज में मिल जाती है उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि लिंग के बेस पे है, आयु के बेस पे है, जाति के बेस पे है, तो ये जो हमें परिस्थितियाँ मिलती हैं ये प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज में कुछ भी कोई नहीं जानता है। तो जो समाज है वो उस व्यक्ति के बारे में या उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता है, उस समय उसको वो समाज में परिस्थिति मिल चुकी होती है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार निम्न हैं। पहला, लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति। तो ये सभी के सभी जो हैं वो प्रदत्त परिस्थिति में आते हैं। अर्जित परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति क्या होती है, तो समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये जन्म के साथ हमें नहीं मिलती हैं, तो ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। अब जैसे कि अगर हम मान लें कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जैसे हमारा व्यवसाय है तो ऑक्यूपेशन जो भी है हम अपने टैलेंट के अनुसार हम अपनी नौकरी अलग अलग फील्ड में ले लेते हैं, या फिर हमारी इनकम कितनी हो रही है तो आय जो होता है, तो या फिर हम और भी जो भी कुछ शैक्षणिक योग्यता के आधार पे हम कुछ अपने आप को अलग तरीके से समाज में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी अर्जित परिस्थिति में आती है। हटन एवं हंट के अनुसार इन्होंने एक कथन कहा है कि एक सामाजिक परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हटन एवं हंट का ये कथन है। अच्छा, अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार कौन कौन से हैं, आखिर में अर्जित परिस्थिति को हम किस किस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये अर्जित परिस्थिति है। तो अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के कुछ प्रमुख आधार निम्न हैं, जैसे कि संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां आदि, ये सारे अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं। प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर क्या है, तो बेसिक अंतर अब हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयास एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं होती हैं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत जो होता है वो स्वयं व्यक्ति और उसके जो गुण हैं, क्वालिटी हैं, वो होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, विवाह आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। और कुछ पॉइंट्स और हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार जो होते हैं वो अपेक्षाकृत
अस्थाई होते हैं, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति जो है वो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है और मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अगर हम जिस जाति में जन्म लिए हैं वो जाति हमारी कभी नहीं बदल सकती है। जिस आयु में आज हम हैं वो आयु हमारी नहीं बदल सकती है, वो समय के साथ ही बदलेगी। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम अगर आज 40 साल के हैं या 35 साल के हैं तो कोई कहे कि हम 20 साल के हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधार जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात चूंकि वो व्यक्ति विशेष की अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपनी गुण के आधार पे होते हैं, तो वो अपनी समाज में परिस्थिति को बदल सकते हैं। अर्जित की हुई होती है चूंकि, तो इसलिए ये परिवर्तनशील होते हैं। प्रदत्त परिस्थितियाँ अनिश्चित होती हैं और उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता है, या अधिक, यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा, स्पष्ट नहीं होता है, जबकि अर्जित पद निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। तो जैसे कि अगर प्रदत्त परिस्थितियों की बात करें तो जैसे अगर हम मान लिए कि जाति व्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो हम अगर जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसके आखिर में अधिकार क्षेत्र क्या है और वो परिस्थिति की क्या क्या भूमिकाएं हैं, कितने हद तक हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। लेकिन अगर हम अर्जित पद को ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम जिस फील्ड में भी अगर कोई एक ऑफिसर बनते हैं या एक टीचर बनते हैं, तो हमारा क्या उससे जुड़ा हुआ कर्तव्य होगा वो हमें पता रहेगा। हमें किस लेवल तक हमारे अधिकार हैं वो हमें पता होंगे कि हमें किस तरीके से फंक्शन करना है। तो जो प्रदत्त परिस्थितियाँ होती हैं ये अनिश्चित होती हैं, इनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता है, जबकि अर्जित में ऐसा नहीं होता है। अर्जित में जो अधिकार क्षेत्र होता है वो काफ़ी निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का प्रभाव अधिक होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पे होता है। तो दोस्तों, ये आज परिस्थिति से संबंधित जितने भी जुड़े हुए फैक्ट्स थे, या बोलें कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो लगभग मोस्टली हम लोगों ने हर ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया जो कि परिस्थिति से जुड़ी हुई है। परिस्थिति भूमिका से भी दोनों में क्या संबंध है, या इस तरीके के कुछ पॉइंट्स थे, उसको भी हम लोग डिस्कस किए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ भूमिका के बारे में, कि भूमिका के बारे में आखिर में विभिन्न विचारकों के क्या कथन हैं, भूमिका की अपनी क्या मीनिंग है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक लेक्चर और जो है वो भूमिका से सिर्फ संबंधित रहेगा, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।